हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीटर प्लस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे हैं और इंटीग्रल कैलकुलस हमारा लगभग खत्म होने वाला है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि हम आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। तो देखो, हम कल वाली क्लास में ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम कर चुके थे और आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर इस क्लास के बाद एक क्लास बचेगी चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज की क्लास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो क्या टॉपिक है हमारा? ट्रिपल इंटीग्रल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और ये 3D में होता है स्फीयर। ठीक है, दे आर यूज्ड व्हेन द रीजन इज अ स्फीयर, हेमिस्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल हो या कोन विद स्फेरिकल सिमेट्री हो। खाली कोन नहीं, कोन विद स्फेरिकल सिमेट्री हो। ठीक, ज्यादातर तो स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल शेल ही में ही लगता है ये। ठीक है, सो दे आर यूज्ड व्हेन द रीजन इज ऑफ दीस टाइप्स। ठीक, तो एक बार मैं डायग्राम आपको समझाता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर दिमाग में कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स काम किस तरह से करेंगे। जैसे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स करके आए पिछली क्लास में, ठीक है, उसी तरह से ही हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का भी एक स्फीयर बना लेते हैं। क्लियर? अब ये 3D सरफेस है, थोड़ा डॉट डॉट करके दिखाने के लिए ये स्फेयर टाइप बना लिया, क्योंकि ये बीच में जो डायमीटर पे जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। क्लियर? और वो जो सेंटर पॉइंट होगा स्फीयर का, वहां से मैंने अपनी तीनों एक्सिस बना ली। ये तो एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली और ये ऊपर जेड एक्सिस ले ली। क्लियर है? अच्छा, अब स्फीयर पे कोई पॉइंट P लोकेट किया। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बात समझना आप। ठीक है, और ये जो मेरा जो बीच वाला सर्कल है, उस ओरिजिन पॉइंट से यहां तक का मैं जो डिस्टेंस है, इस स्फीयर तक का डिस्टेंस, वो इसका रेडियस r होगा। ये बात तो आपको पता ही है कि बीच के सेंटर ओरिजिन से ये रेडियस r होती है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा ये r, उसको हम बोलते हैं थीटा, एंगल थीटा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, इसको अगर मैं ओरिजिन से मिला दूं तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट P की दूरी होगी उसको हम लेते हैं रो। ठीक है, तो इसको रो मैं प्रोनाउंस करूंगा रो। आपको अगर और कुछ प्रोनाउंस करना है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम रो प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, ये जो लाइन आई है OP, इस OP लाइन का जो जेड एक्सिस के पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल है उसको हम लेंगे फाई। क्लियर? तो तीन चीजें इस पॉइंट P को लोकेट करेंगी। एक तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो कि रो है, और जो जेड एक्सिस है पॉजिटिव जेड एक्सिस से इसका एंगल इस OP लाइन का वो है फाई, और जो रेडियस r है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है रेडियस r, वो अब लेंगे थीटा। क्लियर? और ये हो गया स्फीयर। इसी तरह से बात नीचे काट जाएगा, इसी तरह से यही बात हेमिस्फीयर में होगी। ठीक है, यही बात और कोई स्फेरिकल शेल हो उसमें होगी। क्लियर? तो अब देखो क्या है आगे। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो स्फीयर की इक्वेशन यही होती है। इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट ओवर, और इससे ट्रिपल इंटीग्रल निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इट बिकेम सिंपली, अब कार्टेशियन में तो मुश्किल हो जाता, बट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये सिंपली जो a होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सिंपली रो बन जाता है। a की जगह रो आ जाता है, बस इतनी बात क्लियर हुई। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या बनते हैं? P पॉइंट, रो थीटा फाई, रो थीटा फाई। और अब ये भी क्लियर किया है कि रो क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, इन्हीं को ही लिख के बता दिया है। रो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P, ये डिस्टेंस। अच्छा, थीटा क्या है? इसको एजीमुथ एंगल भी बोलते हैं, एजीमुथ एंगल, दैट इज एंगल इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये एक्स वाई प्लेन ही तो है जो ये सेंटर में है, देखो ये वाई एक्सिस और इसी में ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में बनता है ये थीटा एंगल। तो दैट इज द एंगल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये एंगल हो गया थीटा। एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस इज फाई, इसको बोलते हैं पोलर एंगल। जो ये फाई है ये पोलर एंगल है, थीटा है एजीमुथ एंगल। तो ये फिगर एक बार दिमाग में ध्यान रख लेना आप। क्लियर? इससे आपको आसानी होगी। तो तीनों जो कोऑर्डिनेट है रो, फाई और थीटा,
इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन में, रो थीटा फाई। ठीक है, जैसे वहां पर x को r cos थीटा पुट करते थे, y को r sin थीटा पुट करते थे और z को z पुट करते थे। यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x को हम r cos थीटा ना पुट करके cos थीटा तो एज इट इज रखेंगे, r की जगह रो sin फाई पुट करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या पुट होगी, रो sin फाई cos थीटा। y की जगह क्या पुट करेंगे, रो sin फाई sin थीटा। रो sin फाई आ जाएगा r की जगह पे, रो sin फाई sin थीटा। और z की जगह पहले तो z पुट करते थे, लेकिन अब z की जगह पुट करेंगे रो cos फाई। तीनों चीजें बिल्कुल घोट के पी जाओ। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रो sin फाई cos थीटा। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, रो sin फाई sin थीटा। और z की जगह पुट करेंगे रो cos फाई। और आपको बताया था कि जो dx dy है वो r dr d थीटा में चेंज होता है, यही सिखाया था ना। dx dy किस में बदलता है, पोलर में r dr d थीटा में बदलता है। और ये r क्या होता है ये भी बताया था, ये होता है जैकोबियन। जैकोबियन जो मोड j था, ये r वही तो था। तो इसमें dx dy dz ये किस में कन्वर्ट होगा, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो dx dy dz किस में कन्वर्ट होगा, रो स्क्वायर साइन फाई में। होल स्क्वायर नहीं है, केवल इस रो का स्क्वायर है, रो स्क्वायर साइन फाई। और डी फाई डी रो डी फाई डी थीटा, ये dx dy dz की जगह ये आ जाएगा। और साथ में जैकोबियन आएगा रो स्क्वायर साइन फाई। मतलब अगर dx dy dz को मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा हूं तो ये जैकोबियन जरूर आएगा, सेम रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। देखो ये जो एक पेज है ना, ये पहला पेज इतना इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कि ज्यादातर तो एग्जामिनर इसी एक पेज में से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, इसी एक पेज में से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। या तो लिमिट पूछ लेगा या इसी में से इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लेगा कि बताओ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x किस में ट्रांसफॉर्म होगा, y किस में चेंज होगा, z किस में चेंज होगा, तो आप बता देना। या ये पूछ लेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में dx dy dz किस में चेंज होगा, तो ये रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा में चेंज होगा। या ये पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस में चेंज होगा, रो स्क्वायर में चेंज होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता था ना, तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रो आ जाता है, रो स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह रो स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी बातें ट्रांसफॉर्मेशन की, ये 5 बातें ये याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूं। ये 4 ही चीजें बेसिकली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पूछता है और इन चारों की लिमिट है मैं आपको याद करवा देता हूं। आप देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा स्फेयर गिवन है उसकी लिमिट तो ये होंगी, हेमिस्फेयर गिवन है उसकी लिमिट ये होंगी, पॉजिटिव ऑक्टेंट गिवन है स्फेयर का, मतलब जो पूरा स्फेयर है उसका सिर्फ पहले ऑक्टेंट में जो स्फेयर का पार्ट आएगा। टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं ना, तो उसमें जो स्फेयर का पहले ऑक्टेंट में पार्ट आएगा उसकी बात कर रहा है, ये लिमिट होंगी। स्फेरिकल शेल बोला, अच्छा ये लिमिट होंगी। तो आप देखते ही बता दोगे, तो आपके काम को आसान कर दिया बिल्कुल। देखो ध्यान से, अब अगर स्फेयर की इक्वेशन गिवन है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसमें जो रो की वैल्यू होगी ना वो 0 से a के बीच में होगी, 0 से a के बीच में, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर देगा। ऐसी इक्वेशन स्फेयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर देगा। तो जो रो की वैल्यू है बताई थी, रो a के इक्वल है, तो रो की जो वैल्यू होगी वो 0 से a होगी। अब जो डिस्टेंस है रो का, एक बात बताओ, ये ओरिजिन से इस पी तक का डिस्टेंस है, तो इधर तो डिस्टेंस 0 ही है ना, और इधर टोटल डिस्टेंस रो है, तो 0 टू रो होगी हमेशा, ये नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस कभी भी। तो रो की वैल्यू 0 टू ए होगी, रो की वैल्यू 0 टू ए होगी, रो की वैल्यू 0 टू ए होगी। स्फेरिकल शेल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो या पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर हो, सब में रो की वैल्यू 0 टू ए 0 टू ए 0 टू ए। इतनी बात क्लियर हुई। अब थीटा समझो, ये जो एंगल थीटा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरह से घूमता है, नीचे नीचे, मतलब बीच बीच में। जो सबसे बड़ा सर्कल है वहां से एक्स एक्सिस से ये चलेगा और पूरा ऐसे घूमता घूमता और पूरा इस सर्कल को कवर कर देगा। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि थीटा बिटवीन 0 टू 2 पाई होगा। हेमिस्फेयर में भी क्योंकि पूरा सर्कल बनता है, थीटा बिटवीन 0 टू 2 पाई होगा। लेकिन पॉजिटिव ऑक्टेंट में थीटा सिर्फ पहले पहले ऑक्टेंट में रह जाता है, तो यहां पर थीटा 0 टू पाई बाई 2 होगा। ऑक्टेंट पता नहीं आप समझ भी रहे हो या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये देखो,
ये होती हैं। ये तो मैंने जेड एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया। क्लियर। अच्छा, ये नीचे अगर मैं इस तरह से ले जाऊं और उस तरफ इसको आगे एक्सटेंड कर दूं और इस तरफ इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये 8 ऑक्टेंट बनते हैं। 4 कमरे तो ऐसे ऊपर बनेंगे, 1 2 3 और 4, और 4 कमरे ऐसे नीचे बनेंगे, 1, फिर उधर वाला 2, फिर इधर वाला पीछे वाला 3 और इस साइड वाला ये 4। ठीक है, तो ये 8 ऑक्टेंट बनते हैं। और पहले पहले ऑक्टेंट में जो स्फीयर और बीच में इसके स्फीयर है, गोल गोल, ओरिजिन में सेंटर है उसका, तो उस स्फीयर का जो सिर्फ पहले ऑक्टेंट में पार्ट आ रहा है ना, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड, सिर्फ जो इस ऑक्टेंट में पार्ट आ रहा है, तो वो तो एंगल इसका बीच में 0 to π/2 ही तो होगा। आ गई होगी बात समझ में। तो अगर हेमिस्फीयर बोले तो थीटा 0 to 2π, अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट बोले तो थीटा 0 to π/2। क्लियर बात। अब फाई की बात सुनो, जो ये फाई था, जो ये वाला एंगल था पॉजिटिव जेड एक्सिस से इस पॉइंट की जो ये लाइन थी ओपी, इसका जो एंगल था वो किस किस के बीच में होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। स्फीयर में तो ये पूरा होगा 0 to π, स्फीयर में 0 to π होगा, हेमिस्फीयर में भी 0 to π/2 होगा और पॉजिटिव ऑक्टेंट में भी 0 to π/2 होगा। और जब पूरा स्फीयर होगा, जब ये 0 to π होगा। ठीक है। अब बात आती है स्फेरिकल शेल की। स्फेरिकल शेल में जो चीजें स्फीयर की है ना, वे ही सारी आएंगी। बस सिर्फ जो रो है वो उसमें 0 to a ना होके कुछ a to b, 0 ना होके कुछ आ जाएगा, मतलब a to b होगा वो। ठीक। उसको स्फेरिकल शेल में वो ओरिजिन उसका सेंटर नहीं होता और कुछ होता, तो स्फेरिकल शेल में रो की वैल्यू a to b आ जाएगी और थीटा वही 0 to 2π रहेगा सेम, और पाई भी 0 to जो फाई है वो भी 0 to π रहेगा। क्लियर। तो एक बार तो मैंने ये अलग अलग बताए आपको, अब इनकी स्फीयर की एक साथ बता रहा हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर था, इसमें रो की वैल्यू बताइए 0 to a होगी, है ना, क्योंकि रो क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, तो रो की वैल्यू 0 to a होगी स्फीयर में, और थीटा 0 to 2π होगा, और पाई बताया अभी 0 to π होगा, फाई 0 to π होगा। हेमिस्फीयर में क्या होगा, रो, क्योंकि हेमिस्फीयर में नीचे का स्फीयर हट जाएगा, ऊपर ऊपर का रहेगा, तो हेमिस्फीयर में भी तो डिस्टेंस रो वही रहेगी 0 to a, और थीटा भी ये एंगल, क्योंकि जो डायमीट्रिक एंगल है वो जो ये सर्कल है पूरा बीच वाला सर्कल, उसमें पूरा 2π तक घूमेगा, हेमिस्फीयर में भी स्फीयर में भी, तो थीटा बिटवीन 0 to 2π होगा। बस फाई यहां पर चेंज हो जाता है, फाई होता है 0 to π/2। और पॉजिटिव ऑक्टेंट समझो, अब पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब होता है कि वो स्फीयर पार्ट, स्फीयर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ अ स्फीयर, मतलब जो स्फीयर है उसमें x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 और z की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, x y z तीनों ग्रेटर देन 0, और स्फीयर की इक्वेशन ये गिवन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 गिवन मिलेगी। इसका मतलब वो पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में भी रो तो 0 to a ही होगा, थीटा हो जाएगा 0 to π/2, क्योंकि वो एंगल अभी अभी आपको बोर्ड पे बताया था कि ये जैसे ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो ऐसे एक्स एक्सिस से ये चलेगा और बस 90 डिग्री तक घूम के यहां तक ही रह जाएगा एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा एंगल थीटा और बस यहां तक ही रह जाएगा, तो थीटा होगा 0 to π/2, और फाई तो 0 to π/2 है ही हेमिस्फीयर और पॉजिटिव ऑक्टेंट में, सिर्फ स्फीयर में फाई 0 to π होता है। क्लियर। स्फेरिकल शेल का बस स्फीयर से इतना अलग है, इसमें रो 0 to a होता है, इसमें रो a to b होता है, a to b, थीटा 0 to 2π और फाई 0 to π। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे वे कब लगेंगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कब लगेंगे, ये पहचान क्या है, जब भी रीजन इस तरह की गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप की रीजन गिवन हो, जब भी किसी रीजन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो, तो वहां पर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कम से कम भी वीडियो को पॉज करके 2 बार रिवाइज करो, जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उनको 3 बार लिख लिख के देखो, और लिमिट्स को 3 बार लिख लिख के देखो, इन चारों पॉइंट्स लिमिट्स के। ठीक, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है ज्यादातर। क्लियर। तो अब मैं आपको एक बार एक आधा क्वेश्चन भी बता देता हूं, तो आपको, ताकि आपको ये ना रहे कि भाई क्वेश्चंस नहीं हुए, क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है। देखो, ये मत सोचना कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कई बार वो पूरा क्वेश्चन ना देखे कुछ क्वेश्चंस का छोटा सा पार्ट पूछ सकता है। ठीक, आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते जो सिलेबस में है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 नंबर का पूछा जाएगा और वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, कभी किसी बच्चे को वहम हो ये
कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सिर्फ एक तुक्का होता है जो भी बताते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ एक तुक्का होता है। सिलेबस में जो भी गिवन है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो सकता है इस बार ना पूछा, अगली बार पूछ सकता है। सिलेबस में कोई भी D++ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, कंसीडर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बता रखा है कि जैसे सिलेंडर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस था, तो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, सो कंसीडर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हो तो उसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को चूज करेंगे। ठीक, और ये बातें आपको पता ही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में dx dy dz होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में dr d थीटा dz होते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अभी अभी हम करके आए हैं d rho d phi और d थीटा, ये होते हैं। इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी मारे ये नोट बना के लिखा है। आप ये मत सोचना कि नहीं ऐसे ही लिख दिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको PYQs में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स d rho d phi d थीटा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स dr d थीटा dz, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं dx dy dz। तीनों हम कर चुके हैं, क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, यूज स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 4 ऑप्शन आपको देगा और वो बोलेगा यूज स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो बेचारा बुद्धू बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो ट्रिपल इंटीग्रल निकालने लग जाएगा। अरे भाई एक बात समझ, ये स्फीयर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला तुझे पता है 4/3 पाई r क्यूब। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, वो यही अक्ल तो चेक करना चाह रहा है कि आप में है या नहीं। ठीक, मेरा तो यहां पर काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का, इस मारे मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है, लेकिन पेपर में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर और कोई क्वेश्चन घुमा के कोई और क्वेश्चन पूछ ले, जब आपको लगाना पड़ेगा ये। अगर सिंपल ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा है तो 4/3 पाई r क्यूब आपको पता है, ये बात आ गई बात समझ में। तो मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक बार निकाल के भी दिखा देता हूं। देखो, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है तो ट्रिपल इंटीग्रल होता है, और फंक्शन की वैल्यू 1 होती है क्योंकि वॉल्यूम निकालनी है। और क्या होते हैं, dx dy dz मुझे इस तरह से इंटीग्रेट करना होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब इसको वैसे तो मैं एज इट इज इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन मुझे स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करके आंसर निकालना है। मैंने क्या बताया था कि x को हम लेंगे रो साइन फाई कोस थीटा, y को हम लेंगे रो साइन फाई साइन थीटा, और z को हम लेंगे रो कोस फाई। dx dy dz को हम लेंगे रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। ये dx dy dz इसमें चेंज होगा। ठीक, लिमिट क्या बनेगी ये देखो, लिमिट क्या बनेगी, रो 0 टू a होता था और a है इसमें कैपिटल R, तो रो की वैल्यू होगी 0 टू R। फाई की वैल्यू स्फीयर है तो बताया था स्फीयर में 0 टू पाई होगी फाई की वैल्यू, और थीटा 0 टू 2 पाई होगा। बस ट्रिपल इंटीग्रल लिखो, थीटा 0 टू 2 पाई, फाई बिटवीन 0 टू पाई, रो बिटवीन 0 टू कैपिटल R। इतनी बात समझ में आ गई। और dx dy dz की जगह क्या पुट होगा, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। बस खत्म, आ गई बात समझ में। इस तरह से अब बीच में कोई फंक्शन गिवन होता तो मैं उस फंक्शन को ले लेता। लो, फंक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर, जब यही बात आ गई तो। क्या है, इवेल्युएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल, फंक्शन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, dx dy dz, ये निकालना मुझे। वेयर d इज द हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर दे दिया तो हेमिस्फीयर वाली लिमिट लग जाएंगी। क्या हेमिस्फीयर की इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो मेरी ये z की वैल्यू है ये ऊपर ऊपर की है, नीचे की नहीं है, मतलब ये हेमिस्फीयर है। तो अगर वो ऐसे लिख देना z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप समझ जाना इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट है, मतलब हेमिस्फीयर है। वो ना भी लिखे जब भी आपको पता लग जाना चाहिए, अगर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहा है तो, कि ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो वैसे तो इसने लिख भी दिया है कि ये हेमिस्फीयर है, बट स्फीयर की इक्वेशन दे दे और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दे तो आप समझ जाना हेमिस्फीयर है। तो लिमिट देखो क्या बनेगी, रो क्या आएगा, थीटा क्या आएगी लिमिट, फाई क्या आएगी, रो की लिमिट, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो रो की वैल्यू 0 टू a होती है, तो 0 टू 1 हो जाएगी। थीटा बिटवीन 0 टू 2 पाई लिख दिया,
फाई बिटवीन 0 to π/2 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में फाई 0 to π/2 होता है, हेमिस्फीयर में भी 0 to π/2 होता है, और पॉजिटिव ऑक्टेंट में भी 0 to π/2 होता है। बाकी स्फीयर में ये 0 to π होता है फाई, बस। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, रो बिटवीन 0 to 1, थीटा बिटवीन 0 to 2π, फाई बिटवीन 0 to π/2। क्लियर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह मैंने रो स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, dx dy dz किस में चेंज होंगे, रो स्क्वायर साइन फाई, डी फाई डी थीटा डी डेल डी रो। ओके, इसको सोल्व कर दो। पहले विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, विद रिस्पेक्ट टू रो इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकाल लेना सोल्व करके जो भी आए। एक और एग्जांपल देखो, ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रल दे दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डीएक्स डीवाई डीजेड ये निकालना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 गिवन है। अब इतनी बात आप समझ सकते हो, ये स्फीयर है, अगर कुछ नहीं गिवन जेड का तो वो स्फीयर है, अगर वो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देता तो वो ही हेमिस्फीयर हो जाता। अगर वो एक्स वाई जेड ये इक्वेशन देके और एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देता तो वो पॉजिटिव ऑक्टेंट हो जाता। अगर वो नहीं भी लिखता तो भी हमें समझना पड़ता कि वो पॉजिटिव ऑक्टेंट है। इज इट क्लियर। अब रो थीटा फाई इन तीनों की मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो आर स्क्वायर होता है, मतलब ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, तो रो की वैल्यू आएगी 0 to √2, थीटा 0 to 2π। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो फाई बिटवीन 0 to π हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो। अब ये क्योंकि रो का स्क्वायर है ना, और रो का स्क्वायर कितना है, रो का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट होएगा, रो का स्क्वायर इसका अंडर रूट होएगा। एक बात फिर से बता देता हूं, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना, इसको हम सिर्फ लिमिट बनाने के लिए यूज करेंगे और इसको अंदर पुट नहीं करेंगे, इसकी जगह पुट नहीं करेंगे। कभी इसकी जगह पुट कर दो, नहीं, उसकी जगह पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो चेंज होगा रो स्क्वायर में ही, और इसका अंडर रूट है तो रूट से ये कटेगा, उसकी जगह ये वैल्यू पुट मत कर देना आप। इसका यूज सिर्फ लिमिट बनाने में होता है। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर कहीं दिखे तो उसको रो स्क्वायर में चेंज करना, अगर स्फेरिकल में काम कर रहे हो तो इसका अंडर रूट, और डी एक्स डी वाई डी जेड किस में चेंज होगा, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई में। इसको सोल्व कर देना, 4π आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। क्लियर, क्योंकि अब तो सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा पूरा। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन है इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल मुझे निकालना है, जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड मुझे गिवन है, वेयर डी इज द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोल दिया, मान लो ना बोले, ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो स्फीयर की इक्वेशन है, और साथ में जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर बोल दिया तो हमें समझ में आ गया कि ये हेमिस्फीयर है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हेमिस्फीयर की लिमिट्स हमें अच्छे से आती है। तो इसमें स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक्स को किस में बदलते हैं हम, रो साइन फाई कोस थीटा में, वाई को किस में बदलते हैं, रो साइन फाई साइन थीटा में, जेड को किस में बदलते हैं, रो कोस फाई में, रो कोस फाई में। और लिमिट क्या बनेगी, रो जो होता है 0 to a होता है, a है इसमें 1, तो रो होगा 0 to 1, थीटा 0 to 2π होएगा, और फाई 0 to π/2 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है। अगर स्फीयर होता तो 0 to π होता, हेमिस्फीयर है तो 0 to π/2 हो जाएगा। बस लिमिट पुट कर दो। अब क्योंकि यहां पर जेड स्क्वायर था तो जेड को मुझे पुट करना है रो कोस फाई, तो रो कोस फाई का स्क्वायर हो जाएगा। और dx dy dz को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं हम, रो स्क्वायर साइन फाई में, और डी रो डी थीटा डी फाई। क्लियर, क्योंकि रो था तो आगे डी रो आएगा, बीच में थीटा लिया था तो डी थीटा, इधर फाई था तो इधर फाई आएगा। सोल्व कर देना, 2π/15 आंसर आएगा, सोल्व करके देख लेना। क्लियर है, इंटीग्रेशन मैंने किया नहीं है, इंटीग्रेशन क्योंकि आप खुद कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी खत्म हो गया है, और 24 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पर कमेंट करके जरूर जाना। हर एक बच्चे को देख लो, एक सांस बोलना पड़ रहा है क्लास में, आपको ये लग रहा होगा कि क्या है, हम तो इसको 15-20 मिनट में खत्म कर देते हैं, बट एक एक क्लास के पीछे इतनी मेहनत होती है ऑनलाइन में, आप समझ नहीं सकते। आप मतलब जो करता है उसे ही पता चलता है। बस इसमें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में लास्ट टॉपिक बचा है, एक क्लास और, आज ही हम इसको शाम को खत्म कर देंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये लास्ट क्लास होगी इंटीग्रल कैलकुलस की। और जितना आपको करवाया वो मोर देन इनफ है, ये मेरी बात आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस इसके ऊपर आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, इन एक एक टॉपिक्स के ऊपर।
देखो भाई, अगर आपकी किस्मत खराब हुई और इन टॉपिक से अगर बाहर वो चला गया, फिर तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी डीयू के सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको मोर देन इनफ करवा दिया, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो आप इन क्लासेस को करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।